Hello students, this is our second video on chemical reactions and equations. इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लाइक केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर बात करें तो एक ही टाइप को भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट इज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन. फर्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें दो और दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होकर के एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. सिंपली अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में ए और बी जो होगा ये हमारा रिएक्टेंट है और ये कंबाइन करके सी प्लस डी कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस होता है यही हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स ये कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा कंबाइनिंग रिएक्टेंट्स होते हैं या फिर कंबाइनिंग सब्सटेंस होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है. हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहा होगा वो टूटा होगा, या क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड रहा होगा ये ब्रेक किया होगा, और ये ब्रेक करने के बाद क्या है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का ये जो नया बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन होता है. तो ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो ओल्डर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो गैस का प्रोडक्शन होता है या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है या उनके स्टेट में चेंजेस आते हैं. लाइक पहले अगर वो एक्वस स्टेट में होते हैं तो प्रोडक्ट में वो सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन कर देते हैं या फिर गैसेस स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर में चेंज देखने को मिलता है. पहले वो कलरलेस होते हैं, बाद में फिर वो कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है. कई रिएक्शंस जो होते हैं एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं, कई जो होते हैं एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं. फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस पे. तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जिंक ग्रेनुल्स की अगर बात करें तो डस्टी पार्टिकल ऑफ जिंक है ना, यहाँ पे एक बीकर में ले लिया जाता है और इसमें या तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है. ऊपर से ये कॉर्क से सील कर दिया जाता है और इसमें ये जो पाइप है इस ट्यूब से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होता है तो आसानी से धीरे धीरे निकलता है. और यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट अगर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. तो ये जो पॉप साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन सा गैस होता है अपॉन कंबसन प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, दैट इज हाइड्रोजन. इसका आंसर होगा. आप यहाँ पे देख पाओगे कि जिंक हमारा HCl के साथ रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है. इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का रिलीज करता है, इवोल्यूशन करता है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही देखने को ये पूरा मिल जाता है. जैसे हमारे पास है इक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट है और इक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे लेड आयोडाइड की अगर बात करें तो ये प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जमा हो जाता है. आप इस फिगर में देख पाओगे येलो कलर के किस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा स्टेट भी चेंज हो रहा है. पहले हमारा जो भी लेड नाइट्रेट था या फिर लेड जो भी हमारा आयोडाइड था वो इक्वस स्टेट में था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट का हमारा रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कलर में भी चेंज आ रहा है. पहले दोनों हमारे रिएक्टेंट कलरलेस से, लेकिन अब हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर की. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस में हीट जो होते हैं सराउंडिंग में रिलीज होते हैं और कई सारे रिएक्शंस में सराउंडिंग से हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है. अगर सराउंडिंग से हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे. और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस भी फ्लास्क में होता है उस फ्लास्क का टेम्परेचर जो होता है नीचे चला जाता है, दैट मीन्स यू विल फील कोल्ड ऑन टचिंग दैट बीकर और फ्लास्क. और वहीं पे अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की तो जब उसको टच करेंगे जिस भी फ्लास्क में वो चल रहा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस उसको पढ़ते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड.
बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमोनियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। और जब ये रिएक्शन चल रहा होता है तो जिस भी बीकर में ये रिएक्शन हो रहा होता है उसका टेम्परेचर नीचे चला जाता है। दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक नेचर का ये रिएक्शन होता है। वहीं पे अगर मीथेन की अगर बात करें, मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन गैस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है और साथ साथ क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और साथ साथ एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है एंड एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन चल रहा होता है ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस टाइप के रिएक्शन में जो होते हैं एक एलिमेंट या सब्सटेंस जो होते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के केमिकली एक प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल हमारे लॉजिक ये है कि हमारे पास कंबाइनिंग एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे, या एक एलिमेंट होगा या फिर एक कंपाउंड होगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे एक से ज्यादा होंगे बट प्रोडक्ट हमारा एक ही फॉर्म करेगा। आप देख पाओगे हमारे पास या तो एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर दोनों कंपाउंड जो होंगे वो एक साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो दोनों हमारा एलिमेंट के बीच में हमारा रिएक्शन चल रहा है। मैग्नीशियम भी हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट है। दोनों रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है और क्लोरीन भी हमारा एलिमेंट है। दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये हमारे पास कंपाउंड है और वहीं पे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये हमारे पास एलिमेंट है। तो कंपाउंड और एलिमेंट का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास और ये वाटर है। जब इनका रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा कंपाउंड है और वाटर भी हमारा कंपाउंड है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है। जितने भी हमारे पास सिंथेसिस रिएक्शन होते हैं इन जनरल टॉक की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो होता है उसमें एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स जब भी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर कंबाइनिंग तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होता है रिलीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में कि किस तरीके से अगर वॉल पे अगर हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो किस तरीके से कैसे ये एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और जो भी हमारा वॉल होता है वो शाइनी अपीयरेंस देना स्टार्ट कर देता है। रीजन ये होता है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार नेम्ड रिएक्शन दे रखा होता है हमारे पास और उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको स्लैग लाइम बोला जाता है। अब ये स्लैग लाइम जैसे ही दीवार पे अप्लाई किया जाता है तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन में आते हैं, रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर दीवार के ऊपर फॉर्म कर देते हैं। अब इसी लेयर के कारण जो भी दीवार होता है हमारा वॉल होता है वो शाइनी इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं व्हाइट वॉशिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज की अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस की अगर बात करें तो इसका लार्ज स्केल अमोनिया के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो कैटलिस्ट की तरह हमारा आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। मॉलिब्डेनम की अगर बात करें तो प्रोमोटर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अबव 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और प्रेशर की अगर बात करें तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कैटलिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है या तो चेंज करता है। चेंज कहने का मतलब या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, उस तरीके के सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट कभी भी
खत्म नहीं होता। सपोज कर लेते हैं इस रिएक्शन में अगर पहले से स्टार्टिंग में जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होगा उस टाइम हमारे पास 10 ग्राम आयरन था इनिशियली, और फाइनली जब हमारा पूरा टोटल प्रोडक्ट फॉर्म कर गया तब भी हमारे पास अगर कैटलिस्ट की अगर बात करें तो 10 ग्राम ही होगा, बिकॉज कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होते किसी रिएक्शन में, वो बस पार्टिसिपेट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। अगर रेट को अगर बढ़ा रहे हैं कैटलिस्ट तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर रेट को अगर वो घटा रहे हैं दैट मींस वो कहलाएंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। प्रमोटर्स की अगर बात करें तो ये कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट का जो भी फंक्शन होता है अगर उसमें वो हेल्प करते हैं तो उसको प्रमोटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑसवाल्ड प्रोसेस की अगर बात कर ले तो ऑसवाल्ड प्रोसेस का यूज हम करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए। यहाँ पे बात करें तो पीटी दैट इज प्लेटिनम, प्लेटिनम को कैटलिस्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जिससे हमारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि नाइट्रिक एसिड के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर बात करें V2O5, ये यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है ये बहुत सारे स्टेप्स में चल रहा होता है। फर्स्ट यहाँ पे देखें तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फर्दर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारा ओलियम का फॉर्मेशन करता है, ओलियम। और ओलियम का जब हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फिर से फॉर्मेशन कर देता है। ओलियम को ही हम कई बार बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 की अगर बात करें तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में H2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे वाटर का प्रोडक्शन होता है ताकि जो भी वाटर फॉर्म कर रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाए H2SO4 से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे हमारे पास सीजियम मेटल है, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से हो रहा है, एक बार क्लोरीन गैस से हो रहा है, तो इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सीजियम मेटल की अगर बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट से बिलोंग करता है, अल्कली मेटल से। तो यहाँ पे इसके सीजियम की अगर बात करें तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है CS होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, सीजियम हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये गैसेस स्टेट में। यहाँ पे सीजियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें सीजियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन हमारा गैसेस स्टेट में होगा, सीजियम की अगर बात करें सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी बैलेंस करने के लिए, और ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है। ये हमारा सीजियम क्लोराइड है और ये हमारा सीजियम हाइड्राइड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।